हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। ओके, सो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे मोशनल ईएमएफ, राइट? मीन्स ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। जब एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड मूव कर रहे थे तो उसके एंड्स के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था। हमने आपको दिखाया प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होगा, प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होगा, एंड कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन में ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा। नहीं, हम लोग तीनों कैसे देखे। अब आ रहे हैं इंडक्टेंस पर। इंडक्टेंस पर दो तरह हम पढ़ेंगे, म्यूचुअल एंड सेल्फ पढ़ेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल एंड सेल्फ। नाम से ही लग रहा है यार कि किसी और का इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे खुद का इफेक्ट दिखेगा, राइट? नाम से म्यूचुअल मीन्स किसी और के बारे में बातें कर रहे हैं यार, और यहाँ पे खुद की बात कर रहे हैं, सेल्फ की बात कर रहे हैं। सो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। आपको फ्लक्स निकालना आता है, फिर इसमें कुछ है नहीं, बस सिर्फ फ्लक्स निकालना है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस मैं सिंपल लेता हूं। we have two coils, let's assume we have two coils, let's assume कुछ लेते हैं, एक कॉइल लिया, एक कॉइल लिया, coil 1 coil 2, it has n1 turns, it has n2 turns। इसमें कुछ करंट I1 है, इसमें कुछ करंट I2 है। सर टू कॉइल्स, बीचों में दो की बात कर रहे हैं। अब इसमें जब करंट है, इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो फील्ड लाइन कुछ इससे पास कर रहा होगा, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इससे कुछ फ्लक्स हो रहा होगा, नहीं? सो हम लिख रहे हैं Φ21, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। समझो, बुक में कंफ्यूज करता है, बिल्कुल वन लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स passing through two, magnetic flux passing through two due to one। मीन्स जो मेरा लूप 1 है उसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, उससे कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण 2 से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा, उसको हमने सिंबल दिया Φ21, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1। ओके, अब लिखते हैं Φ12, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 ड्यू टू 2। Φ12 क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस लूप ड्यू टू 2। इसके कारण इससे कुछ फ्लक्स पास कर, इसके कारण इससे कुछ फ्लक्स पास कर। ओके, ये हमने नाम दिया। अब ये जो फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1 विल बी सम वैल्यू इनटू करंट इन 1। जब 1 के कारण बात कर रहे हैं तो 1 का करंट, बिकॉज यही तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस M21 इज कॉल्ड mutual inductance of 2 due to 1। सिंपल मीन्स 1 के कारण 2 से जो फ्लक्स पास कर रहा है दैट इज इक्वल टू समथिंग इनटू I1, राइट? सिमिलरली फ्लक्स पासिंग थ्रू 1, अब हमें पता है टोटल फ्लक्स, एक कोई पर लूप है, सिंपल बोल रहे हैं, इससे पूरे इस लूप से जितना फ्लक्स पास कर रहा है टोटल। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे लगा लो टोटल, कहीं कुछ बुक्स कंफ्यूज करता है नंबर ऑफ टर्न्स से, यहाँ टोटल की हम बात कर रहे हैं। मतलब इसके कारण 2 से जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है दैट फ्लक्स इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन 1। सिमिलरली दिस विल बी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2 करंट इन 2। अब बताओ, जब हम फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1 निकाल लिए तो M21 में निकल जाएगा। फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 ड्यू टू 2 निकाल लेंगे तो M12 में निकल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? मैं लूंगा, वैल्यू लूंगा, मैं करवाऊंगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
एंड इट वाज फाउंड, इसको पहले छाप लो। सो यहाँ पे M12 क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन, हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का थ्योरी खत्म, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन ड्यू टू टू, दैट्स इट। मीन्स वन के कारण टू से कुछ फ्लक्स पास कर रहा है, दैट फ्लक्स टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन वन। करंट इन टू के कारण वन से कुछ फ्लक्स पास कर रहा है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ड्यू टू टू इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन ड्यू टू टू इनटू करंट इन टू। कितना सिंपल बेसिक थिंग है, कॉमन सेंस से लग रहा है कि हम बोल देंगे नहीं, ओके। सो इसको मिटाते हैं, एक एग्जांपल में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पेशेंटली आराम से कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। Experiment was found that mutual inductance of 1 due to 2 these are always equal, हमेशा M12 इक्वल टू M2 मीन्स म्यूचुअल है, नाम से भी है, आपस का रिलेशन दोनों का सेम, M12 इक्वल टू M21 इक्वल टू M, ये बहुत काम का रिजल्ट है कि अगर आपको एक मिल गया दूसरा अपने आप मिल गया, दोनों इक्वल है, राइट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सो M12 विल बी इक्वल टू M21 इक्वल टू M। अब देखा आपको हम दिखाएंगे दिस M इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। करंट वाला पार्ट तो कट जाएगा यार, फ्लक्स में करंट आएगा, मेरा क्या था फ्लक्स पासिंग थ्रू टू टू वन इक्वल टू दिस, इसमें करंट आएगा, ये करंट कट जाएगा, सो ये करंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन जियोमेट्री, size, number of turns and relative orientation of loops, relative orientation of loops। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये पहले छाप लो, छाप लिए, ओके। और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ओके। वी हैव अ लॉन्ग सोलेनॉइड, डील करना थोड़ा आसान होता है। वी हैव अ लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग है मीन्स इसका लेंथ रेडियस से बहुत बड़ा है। लेट्स से जो इस रेडियस इज ए, ठीक है, लेंथ इज एल एंड देयर इज अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस बी केप्ट लाइक दिस। आपको हम सब कुछ फ्लक्स में करवा चुके हैं, अगर फ्लक्स निकल गया तो एम निकालने में कोई लफड़ा नहीं है। इसका रेडियस है कोएक्सियल, इसका रेडियस है बी, ओके। इट हैज n2 नंबर ऑफ टर्न्स and this solenoid has n1 turns, total number of turns n1। अब हमें बोलेगा फाइंड देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस, करंट दिया भी नहीं है, सिंपली बोल दिया कि इस तरह से दो लूप रखे हुए, एक लूप एक सोलेनॉइड रखा हुआ है, यू हैव टू फाइंड देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो हमको पता है कि या तो हम मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है, हमको पता है फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू दिस and flux passing through 1 due to 2 is equal to this। और हमको पता है ये दोनों m ही है भाई, ये दोनों क्या है, m21 इक्वल टू m12 इक्वल टू m होता है, ये पता है। अब बताओ कौन सा फ्लक्स निकालना आसान, उसे क्रैक करेंगे यार। फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 ड्यू टू 2, अब 2 मेरा एक सर्कुलर लूप है, अब इसके कारण तुमको हर जगह फील्ड निकालना आता है क्या? नहीं आता यार, तुम तो इसके सिर्फ सेंटर पे फील्ड निकालना पड़े हो और इसके एक्सिस पे पड़े हो। तुमको अगर फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 ड्यू टू 2 निकालना है मींस तुमको इस कॉइल के कारण इस सोलेनॉइड के अंदर हर पॉइंट पे फील्ड निकालना पड़ेगा, तो आपको आता नहीं है भाई। सो ये तो आपको नहीं आता है, आपको कौन आता है? ये।
आपको फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1 सोलेनॉइड करंट, इस लूप से फील्ड में आपको फ्लक्स निकलवा चुका हूं। क्यों? सोलेनॉइड करंट आपको फील्ड आता है, आपको इसके कारण हर जगह फील्ड आता है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, जब फील्ड आता है और ये लूप का एरिया आता है, बी डॉट ए करना आता है, आपको ये निकालना आता है, मैं आपको निकलवा भी चुका हूं मैग्नेटिक फ्लक्स में। जब ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो हम इसको क्रैक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको M12 भी पूछता तो हम पहले M21 निकालते और फिर हमको पता है कि M21 इज इक्वल टू M12 होता है। सो आपको ध्यान रखना है कौन सा फ्लक्स निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पे हम सोलेनॉइड करंट फील्ड हमको पता है हर जगह, इसके कारण हम इस लूप से, इसका सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। निकालने जाते हैं φ2। φ2 निकालने पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1। मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू नॉट Ni, φ2 निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट Ni हर जगह, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज N1 by L, बिकॉज N1 टर्न्स है और लेंथ कितना दिया हुआ है? L दिया हुआ है, राइट। मान लीजिए कुछ करंट I1, हम मान लें कि इस लूप 1 में करंट I1 है। मैग्नेटिक फील्ड निकल गया इनटू एरिया। अब हमको पता है कि इसके बाहर फील्ड 0 है, सिर्फ इसी एरिया में फ्लक्स फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। आपको हम करवा चुके हैं सब कुछ, पूछना मत, फिर से सेम क्वेश्चन करवा चुके हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो कितने एरिया में फील्ड है? पाई a स्क्वायर, b स्क्वायर मत कर देना। अभी मेरा b भी इधर है, एरिया भी इधर है, एंगल 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं। φ21 will be equal to म्यू नॉट, दिस फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 टर्न्स, यहाँ पे N2 टर्न्स है, ये मत भूलना, इट विल बी N2। फिर म्यू नॉट N1 N2 पाई a स्क्वायर बाय L I1, ठीक है। फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1 इज म्यू नॉट N1 N2 पाई a स्क्वायर बाय L इंटू I1। इसमें किसी को दिक्कत नहीं? ओके। अब बताओ ये क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अभी हमने डिफाइन किया है, दिस इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1 इंटू I1, सो दिस वर्ड कैंसल। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई a स्क्वायर बाय L। निकल तो गया। इसमें कहीं करंट आया क्या? नहीं आया, इस टर्म में कहीं करंट नहीं है भाई। ओके, इट डिपेंड्स कर नंबर ऑफ टर्न्स पे, रेडियस ऑफ दिस सोलेनॉइड एंड लेंथ ऑफ सोलेनॉइड पे डिपेंड कर रहा है। अब कहेगा सर आपने तो रिलेटिव ओरिएंटेशन का इसमें कहीं नहीं आया। अरे भाई आएगा ना। अब हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, बस एक काम करते हैं कि इसी लूप को इस प्लेन में रख देते हैं, ऐसा। अब बताओ क्या होगा इससे? अंदर ही रखा है, बाहर नहीं रखा है, सब पूरा अंदर है। चल मात्र सोलेनॉइड पूरा यहाँ तक, पूरा अंदर ही, कुछ नहीं किया, सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज। लॉन्ग सोलेनॉइड बाहर तक। अब क्या होगा? फ्लक्स। अब फिर से भी रेडियस b है, सब कुछ सेम रखे, ऐसे रखते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया इधर हो गया, फ्लक्स क्या हो गया? 0 करवा चुका हूं। इस केस में मैं आपको करवा चुका हूं कि हर जगह फील्ड लाइन कैसा है, ऐसा। सेम क्वेश्चन करवा चुके हैं। और एरिया इसके परपेंडिकुलर है, बी डॉट ए क्या हो गया? 0। तो फ्लक्स 0, तो इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 हो गया। तो सब कुछ सेम रखा, सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज करने से m चेंज हो गया, m 0 हो गया। पहले m ये था, दिस M21 विल बी इक्वल टू M12, और हमने ओरिएंटेशन चेंज किया, m 0 हो गया। So it depends on shape, size, geometry and relative orientation of the loop, right? अब सर क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा? इसका को फायदा क्या है? अगर हमको फ्लक्स निकल गया, EMF क्या होता है? माइनस d∅dt। अगर हमको ये पता है तो we can find, अगर हमको निकालना EMF induced in loop 2 due to 1, EMF induced in loop 2 due to 1 will be minus of M21 di1 by dt, and E12 will be minus of M12 di2 by dt। ये होगा।
इसी को मैं सबको डील कर लेता हूँ, फिर आपसे कर लूँगा। ये होगा ना EMF इज माइनस डिवाइडेड फैराडे लॉ, सो माइनस M21 डिवाइडेड EMF इंड्यूस्ड 2 ड्यू टू 1, मतलब इसमें अगर कोई करंट चेंज करें तो उसके कारण इसमें क्या EMF इंड्यूस होगा हम इससे निकाल सकते हैं, अगर हमको ये मालूम है। और अगर हम इसमें कोई करंट चेंज करें तो इसमें क्या EMF इंड्यूस होगा हम निकाल सकते हैं। अब मान लिया आपको एक क्वेश्चन दे दिया, सेम थिंग है, और मैंने आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया कि इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लेट्स अज्यूम एंड दिस करंट इज I नॉट टी स्क्वायर, ये दिया, तो इसमें करंट चेंज कर रहा है। अब हम बोल दिए इसमें करंट I नॉट टी स्क्वायर है, देन फाइंड EMF इंड्यूस्ड इन दिस सोलेनॉइड ड्यू टू दिस। इसमें जो हम करंट चेंज कर रहे हैं इसके कारण सोलेनॉइड में क्या EMF इंड्यूस्ड होगा। अब हमको जब EMF इंड्यूस्ड सोलेनॉइड में निकालना है तो हमको सोलेनॉइड के थ्रू फ्लक्स निकालना पड़ेगा, वो हमको आता नहीं, तो कहाँ फायदा हो रहा है। अब हमको जो ही निकालना है इसमें EMF इंड्यूस्ड, हमको निकालना है EMF इंड्यूस्ड इन सोलेनॉइड, सो मतलब हमको निकालना है EMF इंड्यूस्ड इन सोलेनॉइड ड्यू टू 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस डिवाइड dt ऑफ 512। भाई तुमको 512 निकालना कहाँ आता है, तुमको इसके कारण हर जगह फील्ड निकालना तो आता ही नहीं है, तो तुम कैसे निकालोगे फ्लक्स पासिंग थ्रू सोलेनॉइड ड्यू टू दिस। तुमको सोलेनॉइड के थ्रू फ्लक्स निकालने के लिए इस लूप का हर जगह फील्ड पता होना चाहिए, और तुमको इस लूप के कारण हर जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालने नहीं आता है, तो तुम इससे कारण जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पाओगे तो इसके कारण इससे फ्लक्स कैसे निकाल पाओगे, तो नहीं आता है। जब वो नहीं निकलेगा तो ये भी नहीं निकलेगा, तो हो गया, नहीं हुआ। अब हमको ये पता है कि दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ M12 इनटू दिस, ये होगा, वो कहाँ फायदा है ये पता है। अब I2 हमको पता है, नोट उसके डिफरेंशिएट करना आता है, बस ये निकालना है। अब M12 निकालना हमको नहीं आता है, M12 के लिए हमको निकालना पड़ेगा 512, बट हमको पता है कि M12 will be equal to M21, और हमको M21 आसानी से निकाल सकते हैं, सो यहाँ से पहले M21 निकालेंगे एंड दैट M21 will be equal to M12। तो देखो यहीं पे म्यूचुअल का बेनिफिट हो गया हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि एक बार अगर हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना किसी एक कारण किसी तरह से आ गया, तो हमको इसके कारण इससे फ्लक्स निकालना आता है। सोलेनॉइड कारण हमने रिंग से फ्लक्स निकाला, जब रिंग से फ्लक्स निकाला तो हमको M2 ड्यू टू 1 मिल गया, और हमको पता है ये M12 के इक्वल है, तो यहीं पे हम इसको रख देंगे, आसानी से रख देंगे। दैट विल बी इक्वल टू माइनस म्यू नॉट N1 N2 पाई a स्क्वायर बाय L d बाय dt ऑफ I नॉट टी स्क्वायर। I नॉट टी मीन्स 2I, इसका डिफरेंस 2I नॉट टी, सो माइनस 2I नॉट टी। क्लियर, गुड आउट, नहीं ठीक है, समझ गए। सबको हम क्या क्या सिखाया अभी तक, एक ही क्वेश्चन में आपको सब कुछ सिखाया है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। पहले क्या सिखाया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब एक का इफेक्ट दूसरे पे, हमारे पास दो लूप था, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 ड्यू टू 2 दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इनटू, एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1 इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन 1। अब हमको M12 M21 में कोई एक निकल जाएगा, तो हमको पता है M12 इक्वल टू M21 इक्वल टू M होता है, तो हम देखें क्या निकालना आसान है, 521 या 512, जो निकलेगा उसके हिसाब से M निकाल लेंगे। जब M निकाल लेंगे तो कोई भी EMF निकाल सकते हैं। क्लियर, सब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक, पता है आपको, इसमें है N2 टर्न्स और इसमें है N1 टर्न्स, ठीक है।
then question is find their mutual inductance. We have two circular loops of radius a and b. Let us compare to b. We have to find their mutual inductance. Option A. N1. सिंपल है, अगर आपको फ्लक्स निकालना आया तो आप आराम से निकाल सकते हो। यू हैव टू फाइंड देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस। ए बी से बहुत छोटा एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू बी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फटाफट कीजिए, फटाफट। हो गया सिंपल। हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। हम मानते हैं ये मेरा 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे क्या निकालना आसान है? प्लस पासिंग थ्रू 1 ड्यू टू 2 या प्लस पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1, कौन निकालना आसान है? अगर प्लस पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1 निकालोगे तो हमको इसके कारण हर जगह फील्ड निकालना पड़ेगा, वो तो भाई नहीं आता है। प्लस पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1 मतलब इसके कारण इसके अंदर हर जगह फील्ड, वो भी नहीं आता है। बट आपको दिया हुआ है कि ए बी से बहुत छोटा है, हम मान सकते हैं 2 के कारण जो सेंटर पे फील्ड है वही इसके अंदर हर जगह। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स में करवा चुके हैं। सो हम प्लस पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1 निकालेंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड पाई निकालेंगे 1 के कारण प्लस पासिंग थ्रू क्या करेंगे? प्लस पासिंग थ्रू ये क्या? प्लस पासिंग थ्रू 1 ड्यू टू 2, ये प्लस पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1। प्लस पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1 मतलब इसके कारण हर जगह फील्ड निकालना है, वो हमें नहीं आता है। और यह प्लस पासिंग थ्रू 1 ड्यू टू 2 मींस इसके कारण इसके अंदर से प्लस, वो भी नहीं आता है। इसके कारण को हर जगह फील्ड निकालना नहीं आता, सेंटर पे से निकालना आता है। बट ए बहुत छोटा है, हमको पता है कि 2 के कारण 1 के जो सेंटर पे फील्ड है वही हम हर जगह मान सकते हैं। तो हम निकाल रहे हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 ड्यू टू 2। तो पैसे कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मान कुछ करंट I2 है, लेट्स से मानते हैं अपने आप करंट कट जाएगा। सो दैट विल बी म्यू नॉट I2 बाई 2, सेंटर पे फील्ड हो गया। ये एक टर्न के कारण है, यहाँ पे देयर आर N2 टर्न्स, सो इतना मैग्नेटिक फील्ड आया। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड। इधर मानते हैं अंदर, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो एंगल 0 डिग्री है। अब सिंपली एरिया लिखते हैं, प्लस पासिंग थ्रू 1 टर्न इन दिस डायरेक्शन N1 टर्न, सो दिस इतना टोटल फ्लक्स हो जाएगा, राइट? ओके। जो और एंगल 0 है तो cos 0 1 होता है। दैट विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2 इनटू करंट इनटू। सो यहाँ से देखो करंट कट जाएगा, M12 क्या आ जाएगा? म्यू नॉट N1 N2 पाई A स्क्वायर बाई 2B, म्यू नॉट N1 N2 पाई A स्क्वायर बाई 2B। अब ये M12 इज इक्वल टू M21 इक्वल टू M, बस M निकल गया। क्लियर? अब मान लो क्वेश्चन में दे देता, ये नहीं पूछता क्वेश्चन, ये पूछता क्वेश्चन में दे देता ये कि इसमें करंट है कुछ, लेट्स assume 2T। Now I have to find induced EMF in loop 2। हमको क्या निकालना है? EMF induced in 2 due to 1। So that will be equal to minus of d by dt of flux passing through 2 due to 1. We have to find EMF induced in loop 2 due to current in 1. That is minus d by dt of flux passing through 2 due to 1. अब हमको ये flux passing through 2 due to 1 निकालना नहीं आता है, बट हमको पता है this will be equal to
एम डी आई वन बाई डी टी, ये पता है बिकॉज फाई टू वन क्या होगा, एम टू वन इंटू आई वन, सो एम टू वन इज एम वन टू, एम डी वाई वन बाई डी टी अब तो होगी, ओह दो बार हो गया, सो दिस विल बी m इंटू आई वन दैट इज माइनस एम डी आई वन बाई डी टी, सो m हमको पता है, हमने m निकाला है म्यू नॉट एन वन एन टू पाई ए स्क्वायर बाई टू बी एंड डी आई वन बाई डी टी विल बी टू, टू टी का डिफरेंस टू आ तो गया, म्यू नॉट एन वन एन टू पाई ए स्क्वायर बाई बी, दैट्स इट। कोई दिक्कत नहीं? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, we have thin long cylindrical current carrying wire, thin wire, कंफ्यूजन होगा, हम थिन दिखाते हैं, थिन वायर, सब कुछ हम मैग्नेटिक फ्लक्स में करवा चुके हैं, सब रिपीटेशन चल रहा है, ये थिन वायर, ठीक है, और यहाँ पे एक स्क्वायर लूप है, इस स्क्वायर लूप में करंट है कुछ टी स्क्वायर, ठीक है। देन क्वेश्चन इज फाइंड EMF induced in a straight wire due to current in a square loop. फटाफट, you have to find EMF induced in a straight wire due to current in a square loop. फटाफट फटाफट कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी डाटा इनसफिशिएंट, ऑप्शन ई नोट। You have to find EMF induced in a straight wire due to current in a square loop. फटाफट फटाफट जल्दी करो, सब टाइम पास है, सब कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स में कराया हुआ है, सब कुछ दिख रहा है, ठीक से लग तो रहा है, सब कुछ दिख रहा है। ओके हो गया, अब मैं करता हूँ। सो हमको निकालना है, ये हम मान लेते हैं फिर से हुआ, कोई नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ नहीं है, ये मान लेते हैं 2। सो हमको इसमें एफ निकालना है, सो हमको फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 ड्यू टू 2 चाहिए, बिकॉज E12 विल बी माइनस ऑफ डी बाई डी टी और फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 ड्यू टू 2। हमको इसके कारण इससे फ्लक्स निकालना आता नहीं यार, बट हमको 1 के कारण 2 से फ्लक्स निकालना आता है। हम फाई टू 1 निकाल सकते हैं आसानी से, फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1, फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1। हम मानते हैं कुछ इसमें करंट I1 है, लेट्स अज्यूम करंट I1 है, तो हमको फ्लक्स निकालना है, ये हम क्लास में करवा चुके हैं, हर जगह फील्ड अलग अलग है। सो एलिमेंट लेंगे x पे जाके dx का, तो फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I1 माइनस में करंट I1 है बाय 2 पाई x, मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स ये मानते हैं अंदर है, तो इससे स्मॉल सिस्टम का एरिया कितना होगा, dx इंटू L, L इंटू dx, है नहीं,
सो इंटू कॉस जीरो, मैग्नेटिक फील्ड निकल गया ना, कोई नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह दिया हुआ नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई एक्स, यहाँ पे फील्ड हो गया और फ्लक्स के लिए कर दिया मल्टीप्लाई L इंटू डी एक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स निकल गया। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, एक्स कहाँ से कहाँ तक, a टू a प्लस L। सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट IL बाय 2 पाई ln a plus L by a। Now this flux passing through 2 due to 1 will be M21 into I1, so I1 got cancelled, so M21 equal to M12, that will be equal to mu naught L by 2 pi ln a plus L by a। then some mistake was now, so this will be equal to minus d by dt M12 into I2। अब M21 निकाल लिया तो M12 भी निकल गया, अब मेरा काम आसान हो गया। सो दिस इज माइनस म्यू नॉट L बाय 2 पाई ln a प्लस L बाय a, M12 पुट कर दिया di2 बाय dt। नाउ I2 इज t स्क्वायर, फ्रैक्शन क्या होगा 2t, सो 2 कैंसल, इट्स म्यू नॉट L बाय पाई ln a प्लस L बाय a इनटू t। कोई दिक्कत नहीं, हो गया, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक होमवर्क देखते हैं, तो ये सब कुछ फ्लक्स में करवाएं, फिर हम यहाँ पे रिपीट करवाने से क्या फायदा, टाइम पास करना है। चलो ये हम बिल्कुल सेम करवाया हुआ है। हमारे पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, थिन करंट कैरिंग वायर, और यहाँ पे एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हाइट h दिया हुआ है, ये इंसुलेटेड है, मींस इसमें करंट आपस में इंडिपेंडेंट है। ये इंसुलेटेड है, यहाँ पे जो जॉइंट है वो इंसुलेटेड है, ठीक है। लेट्स assume it has n1 turns and this triangular loop has n2 turns, और इसमें करंट है I0 t स्क्वायर, ठीक है। देन क्वेश्चन इज फाइंड इंड्यूस्ड EMF due to current in triangular loop। This is isosceles right angle triangle, isosceles right angle triangle, ठीक है। सो आपको अब इसके करंट के कारण इसमें EMF इंड्यूस निकालना, ये होमवर्क है। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स में करवा चुके हैं, इसका फ्लक्स निकालना, बस उसका से m निकालना, m से डिफरेंशिएट करना, EMF निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि M12 इक्वल टू M21 है। मैं बार बार बोल रहा हूँ M12 इक्वल टू M21, हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम दोनों निकाल सकते हैं, आसानी से दिखा सकते हैं M12 इक्वल टू M21। We have two long solenoids. मान लीजिए सोलेनॉइड है, इसका रेडियस कुछ a है, इसका लेंथ कुछ L1 है, इट है टोटल N1 टर्न्स, ठीक है। एक सोलेनॉइड है जिसका रेडियस a है, लेंथ L1, टोटल N1 टर्न्स। अब सेकेंड सोलेनॉइड,
सेकेंड स्टैंडर्ड। Okay, this solenoid is of radius b. It had n2 turns and its length is L2. And its length is L2. So you have two long solenoids having lengths L1 and L2, and they have N1 and N2 turns respectively, and the radii are A and B. Okay. अब हमको इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। अब हम दोनों निकालने की कोशिश करते हैं। पहले निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू, अच्छा पहले ये निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2। पहले ये निकालते हैं। इसका हम क्या चाहिए? फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 ड्यू टू 2। सो ड्यू टू 2 मींस इसके कारण इससे क्या फ्लक्स पास करेगा, तो इससे कारण मैग्नेटिक फील्ड लेना है। मतलब इसमें कुछ करंट I2 है, मैग्नेटिक क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट सोलेनॉइड है, सो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 बाय L2 I2। सो इसके कारण टोटल फील्ड निकल गया। ये ड्यू टू 1 टर्न नहीं है भाई, टोटल टर्न्स को मिला के मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो पता है। सो इस सोलेनॉइड कार्ड इससे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकल गया म्यू नॉट N2 बाय L2। तो इससे कार्ड निकालना है, इसके कार्ड इससे फ्लक्स निकालना है। सो B इंटू एरिया, तो हम एरिया ऑफ 1 टर्न क्या है? पाई ए स्क्वायर। कितने टर्न है टोटल? इस सोलेनॉइड के अंदर हर पॉइंट पे इसके कारण फील्ड ये है म्यू नॉट N2 I2। अब यहाँ पे टोटल कितने टर्न्स हैं? N1, और सारे टर्न्स का एरिया पाई ए स्क्वायर है, तो इससे कारण फ्लक्स निकल गया। दिस इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2 इंटू करंट इंटू दिस गॉट कैंसल। सो M12 इक्वल टू आया म्यू नॉट N1 N2 पाई ए स्क्वायर बाई L2। ये है ना? ओके, अब आते हैं, अब निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस। अब निकालते हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1। फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1, ये हमें निकालना है। ठीक है, ओके। अब बोलो, जब वो फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1 निकालो, 1 का मैग्नेटिक फील्ड लेना है। इसका कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू I1। ये कोई दिक्कत नहीं? ओके। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया में है? क्योंकि बाहर तो फील्ड 0 होता है, तो पाई ए स्क्वायर। ओके, और कितने लेंथ में है भाई? L1 लेंथ में ही है, इसके बाहर फिर से फील्ड 0 है। मत देखो, अब हमको देखना क्या है, हम इसके कारण इससे फील्ड निकाले, तो हम फील्ड निकाले, इस तरह का फील्ड हो गया। अब हमको फ्लक्स निकालना है 2 से, तो इसका जो फील्ड है वो तो अल्टीमेटली इसका फील्ड इससे जो पास कर रहा है 2 से, वो तो इतने में ही है ना, इतने में जो लूप है उसे तो पास करते, बाहर तो फील्ड 0 लेता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज 0। तो हमको सिर्फ इससे निकालना है कितना फील्ड है। ओके, और जब इससे फील्ड निकाल रहे हैं तो इसमें कितना लेंथ है? ये मतलब हमको निकालना है जो सेकेंड सोलेनॉइड है उसके L1 लेंथ में कितना टर्न्स है। वो जैसे फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1 फ्रॉम 1 टर्न, इसके 1 टर्न, इसका जो टर्न होगा B रेडियस का, बट फील्ड है सिर्फ A रेडियस में, तो इसके कारण बाहर फील्ड 0 है। इस सोलेनॉइड के कारण, सोलेनॉइड 1 के कारण इसके बाहर फील्ड क्या है? 0। तो इस सोलेनॉइड का जो फील्ड है वो सिर्फ पाई ए स्क्वायर एरिया में है। तो ये इसका, ऑल्दो इसके हर लूप का रेडियस B है, तो यहाँ पे बहुत सारा सर्कुलर में इसका रेडियस B है, बट फील्ड या फ्लक्स सिर्फ पास कर रहा है पाई ए स्क्वायर से। सो इट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड 2।
अब कितने टर्न से इसका फ्लक्स पास कर रहा है, तो L1 लेंथ में देखें कितना टर्न है, तो इसका टोटल टर्न है N2 इन L2 लेंथ, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर लेंथ क्या हो गया, N2 बाय L2, सो L1 में कितना टर्न होगा, सो दिस इनटू N2 बाय L2 इनटू L1। समझ में नहीं आया? अरे हाय, ये है फ्लक्स थ्रू वन टर्न ऑफ सोलेनोइड 2। अब इस सोलेनोइड 2 से कितना लेंथ फ्लक्स पास कर रहा है, सिर्फ L1 लेंथ में, उसके बाहर तो फील्ड जीरो है सोलेनोइड का। अब L1 लेंथ में सोलेनोइड का कितना टर्न होगा, तो L2 सोलेनोइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ है N2 बाय L2, और टोटल L1 लेंथ में है इनटू L1 कर दिए, तो ये दिस L1 गॉट कैंसल्ड, दिस इक्वल टू mu naught N1 N2 pi a square by L2 into I1, that is M21 into I1 got cancelled। M21 क्या है देखो, तो ये क्या आया मेरा, M12 कितना आया, दोनों सेम आएंगे देखो, mu naught N1 N2 pi a square by L2। ओके, ये कितना है, अरे रे 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 दोनों सेम आ गया, मतलब M12 इक्वल टू M2। देखो जहाँ पे सोलेनोइड था दोनों निकालना आसान था, आपको निकाल के दिखा दिया कि M12 इज इक्वल टू M21 है। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं तो फटाफट छापो, फटाफट छापो। टाइम कितना हुआ है, बहुत फास्ट भाग रहा है। सो छाप लिए, अब आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, मींस दूसरे का इफेक्ट किसी और पे, राइट। अब आते हैं बात सेल्फ इंडक्टेंस, मींस अगर किसी लूप में खुद का करंट चेंज कर उसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है कि हो रहा है ना। अगर हम मान लिए एक सिंपल है कि हम ये लिए हम इसका करंट चेंज कर रहे हैं, तो इसका जब करंट चेंज कर रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर खुद तो चेंज हो रहा है यार, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो खुद में अपना EMF इंड्यूस करेगा, करेगा नहीं करेगा। सो खुद के चेंज इन करंट कारण मींस देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स the flux associated with loop due to its own current is phi, then phi equal to its self inductance into current in loop। So, खुद से करंट का आया था तो phi21 इक्वल टू m इंटू I2, जैसे हम लिखे थे फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू m इंटू I1, फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू m इंटू I2। तो दूसरे करंट का यहाँ पे m आया था, खुद करंट का L आ गया, फिर L इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप। यहाँ पे L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लूप। सो L इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लूप, लूप की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस था ना, वैसे यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अगेन इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। और मैं भी आपको बता दूं कि अगर आपके पास मैं इसको प्रूफ नहीं करूंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब प्रूफ रियल इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास दो लूप है, लेट्स से जो दो है, एक ये है एक ये, मान लो दो सोलेनोइड है, लेट्स से जो इसका इंडक्टेंस L1 इसका इंडक्टेंस L2 है। अब इसका आपस में लिंकेज होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस मान ले M देखोगा ना, एक तो इसको खुद करंट ऐसा फ्लक्स इंड्यूस होगा, इसमें करंट कारण इसमें इंड्यूस होगा, इसमें करंट के कारण इसमें फ्लक्स पास करेगा, तो इसका आपस का म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। सो दिस M इज इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2 है, K इज कॉल्ड कपलिंग कोफिशिएंट। व्हाट इज कपलिंग कोफिशिएंट, समझा, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। कपलिंग कोफिशिएंट क्या है कि मतलब इसका कितना फ्लक्स इससे पास कर रहा है, इट मे बी जीरो ऑल्सो, इसके कारण इसके खुद के कारण का इसमें कुछ फ्लक्स है, अब उस वो फील्ड लाइन कितना इससे पास कर रहा है यार। मान ले कि हमने एक यहाँ पे लूप
ये रखा, अब इसका कुछ अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो कितना फील्ड लाइन इससे पास, मतलब इसका कितना आपस में फ्लक्स लिंकेज है, दैट इज नोटेड बाय के। और अगर इसका पूरा फ्लक्स इससे पास कर रहा है, इसका पूरा फ्लक्स इससे पास कर रहा है, मतलब Q will be equal to 1, is equal complete coupling, in that case M will be under root L1 L2। so M का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, अंडर रूट L1 L2 in case of complete linkage of flux। मैं रिजल्ट प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है रिजल्ट, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। और अब जेएडवांस तो कुछ ही पूछता है, हम कुछ इस तरह से एम वाले टर्म करवाते थे हर साल, कभी पूछता नहीं था, बट इस साल पूछा है, सो अब तो इम्पोर्टेंट और हो गया। कोई दिक्कत नहीं। सो हमने बताया कि खुद के करंट के कारण उससे जो फ्लक्स पास करता है, दैट फ्लक्स इज सेल्फ इंडक्टेंस इनटू आई। बीच में आपको बता दिया, हमारे पास दो लूप है, दो सॉलोनॉइड से दो इंडक्टर है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 है, अगर इसके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, सो M विल बी इक्वल टू दिस लिंकेज कॉल्ड कपलिंग कोएफिशिएंट, मींस आपस में कितना फ्लक्स लिंकेज है। अगर टोटल लिंकेज है, मान लीजिए हमने ऐसा दे दिया कि इसका सारा फ्लक्स इससे पास कर रहा है, जो फ्लक्स का मैग्नेटिक फील्ड है इससे पास कर, इसका K इक्वल टू क्या होगा 1, इन दैट केस M विल बी इक्वल टू अंडर रूट L1। सो सेल्फ इंडक्टेंस हमको पता चल गया क्या है। अब निकालते हैं, निकालना आसान है, सॉलोनॉइड का निकालते हैं। अरे जिसके कारण हमको फ्लक्स निकालना है वही निकालेंगे ना। अब हमको सर्कुलर लूप का फील्ड पता नहीं, कैसे हम उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकाल पाएंगे, हमें नहीं आता भाई, लेकिन सॉलोनॉइड का तो आता है। सोलेनॉइड हमको दिया हुआ है, लॉन्ग सोलेनॉइड जो मुझे आता है, हमें कौन सा सोलेनॉइड आता है, लॉन्ग सोलेनॉइड। सो यहाँ पे लॉन्ग सोलेनॉइड, ओके। लेट्स assume this solenoid is of radius A, length L. Solenoid of radius A, length L. Okay. It has n turns per unit length. It has n turns per unit length. Now you have to find self inductance. ये हमको निकालना है। Self inductance इसके कारण, खुद के कारण से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। चलो मान लें कुछ करंट आई है, अगर करंट आई है तो फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट एन आई, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो म्यू नॉट एन आई। इसमें कोई दिक्कत, सो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दिस सोलेनॉइड, खुद के करंट के कारण, अगर करंट आई है सोलेनॉइड में तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई है, हर जगह यूनिफॉर्म है, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। तो इसके एक टर्न से, मतलब फ्लक्स पासिंग थ्रू इस टर्न क्या होगा, एरिया ऑफ ईच टर्न इज पाई ए स्क्वायर। दिस इज फ्लक्स पासिंग थ्रू, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड ड्यू टू इट्स ओन करंट, राइट। और हर नंबर ऑफ टर्न्स, n टर्न्स पर लेंथ, और टोटल लेंथ L है, एंड L, सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर पाई a स्क्वायर L इनटू I। ये क्या है हमारा, फ्लक्स पासिंग थ्रू सोलेनॉइड ड्यू टू इट्स ओन करंट। ड्यू टू इट्स ओन करंट। सो खुद के करंट के कारण इस सोलेनॉइड से इतना फ्लक्स पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न इनटू पाई a स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स एन एल हो गया। दिस विल बी इक्वल टू इट्स सेल्फ इंडक्टेंस इनटू आई। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड क्या हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई a स्क्वायर एल। कोई डाउट नहीं तो हम चेक कर सकते हैं। चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखो किस पे डिपेंड कर रही है, उसके अंदर का मटेरियल। अगर हम यहाँ पे इस सोलेनॉइड के अंदर आयरन कोर डाल देते हैं तो म्यू नॉट का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा।
नंबर ऑफ टर्न्स लेंथ चेंज करेंगे तो चेंज कर जाएगा, एल चेंज करेंगे चेंज करेगा, ए चेंज करेंगे चेंज कर जाएगा। सो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है, राइट। उसका कोड अगर हम आयरन का कर देंगे, म्यू नॉट की जगह आ जाएगा आयरन का म्यू और एल बच जाएगा, राइट। ओके, ये पूछा था एग्जाम में, उसका आयरन कोड से रिप्लेस कर दें, आयरन को उसके अंदर इंसर्ट कर दें, सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, इफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, if self inductance of a long solenoid, if self inductance of a long solenoid is L, if total number of turns and length has been doubled, total number of turns and length has been doubled, then find new self inductance of solenoid. So without changing radius हमने उसका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ को डबल कर दिया। सो अब उसका न्यू सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ऑप्शन ए एल, ऑप्शन बी 8L, ऑप्शन सी 2L, ऑप्शन डी 4L, ऑप्शन ई नोट। We have doubled total number of turns and length of solenoid without changing its radius, then what will be its new self inductance? हो गया? ओके, देखो अभी था मेरा L क्या था, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई ए स्क्वायर L था। यहाँ पे n था नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, और यहाँ दिया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। पहले उस फॉर्म में ले आते हैं, म्यू नॉट बहुत ही सिंपल है, n by L होल स्क्वायर पाई ए स्क्वायर L, दैट इज म्यू नॉट n स्क्वायर पाई ए स्क्वायर बाई L। हमने n को डबल किया, सो L डैश होगा म्यू नॉट 4n स्क्वायर पाई ए स्क्वायर बाई 2L, लेंथ को भी डबल कर दिया, राइट। सो इट विल बी इक्वल टू 2L। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल था। ओके, अब आप हम लोग कैपेसिटर में पढ़े थे, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी, राइट। इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली इंडक्टर मीन्स हर कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसके कारण वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है अगर उससे तो कुछ करंट फ्लो कर रहा है तो, राइट। एंड दैट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। इसमें एक डिफरेंस है, कैपेसिटर को हमने सर्किट से जोड़ दिया, फिर हटा दिया, उस पर चार्ज कंजर्व किया तो एनर्जी रखेगा, लेकिन इंडक्टर में जो ही करंट जीरो करेंगे एनर्जी जीरो हो जाएगा, आपको हम दिखाएंगे। सो इंडक्टर स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी, कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। It stores electrical energy. Inductor stores magnetic energy. ठीक है, ओके। तो कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, वो हमको निकालना है। सो लिखिए टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, सॉरी, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर।
सो हमने देखा फाई इक्वल टू एल आई है, सो ईएमएफ क्या होगा इसके अक्रॉस, माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ क्या है, एल डी आई बाई डी टी. दिस गिव्स ओनली पोलरिटी, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, डजंट मैटर. आपको हम बता चुके हैं फटाफट में जो माइनस साइन है इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट. सो करंट किधर फ्लो कर रहा है उससे एनर्जी स्टोर कितना उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. सो जो उसके अंदर अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो ये है. तो पावर क्या होगा, पावर होता है एमएफ इनटू आई. जो पावर डेवलप हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी इनटू आई, एंड दिस पावर इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट टाइम. So indicating both respect to d with respect to dt, it will be indicating both respect to t. तो क्या आ जाएगा L I D I. Now again indicating both side. हमको मिला du equal to L I D I. So integration of du is equal to integration of L I D I. जिसमें करंट जो एनर्जी जीरो, जिसमें कुछ करंट I नोट है, कितना एनर्जी स्टोर होगा. सो u equal to हाफ एल आई नोट स्क्वायर. बिल्कुल सेम टाइप है, वहां पे था हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ पे है हाफ एल आई नोट स्क्वायर. राइट. तो इसी एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, आपको याद रखना है हाफ एल आई स्क्वायर, काम का चीज है. एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर. यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं. अब एक टर्म डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी. आपको हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी पढ़ाया था, अब करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी. अगर आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी बताया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, याद है. और कैसे प्रूव किए थे, आपको हम कैपेसिटर की एनर्जी निकाले थे और फिर उसके जिस वॉल्यूम में एनर्जी है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए थे और वहां से डिराइव किया. आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नोट्स, और मैंने यही किया था. सेम थिंग यहाँ पे करेंगे. हम एक सोलेनॉइड के अंदर एनर्जी स्टोर निकालेंगे यूजिंग हाफ एल आई स्क्वायर. वो सोलेनॉइड का एल पता है, और फिर वो किस वॉल्यूम में एनर्जी है उसे डिवाइड करेंगे, विल गेट मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी. ऑल्दो विल डू इट फॉर सोलेनॉइड बट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ करंट कैरिंग वायर और लूप्स. राइट. सो अब भी हमने निकाला है एनर्जी स्टोर इज हाफ एल आई स्क्वायर. सोलेनॉइड का एल कितना आया था, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई ए स्क्वायर एल. याद नहीं करता तुरंत निकाल लोगे आई स्क्वायर. तो किसी सोलेनॉइड अगर करंट आई है तो वो इतना एनर्जी अपने अंदर स्टोर किया हुआ है, और वो कितने वॉल्यूम में, क्योंकि सोलेनॉइड बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो जो भी एनर्जी स्टोर किया वो सिर्फ अपने अंदर के. हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है, इसमें करंट आई है. इट हैज n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसका लेंथ l है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और रेडियस ये है. सो अभी हम लोगों ने इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकाला, वो आया था म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल. सो एनर्जी स्टोर्ड बाय सोलेनॉइड हो गया हाफ एल आई स्क्वायर. वो इतना एनर्जी अगर उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो वो अपने अंदर इतना मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर किए हुए है. और जब मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर किया है तो कहाँ किया यार, तो जहां मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ इसी वॉल्यूम में है, इसके बाहर तो फील्ड जीरो है लॉन्ग सोलेनॉइड में. राइट. सो बाहर फील्ड जीरो है. तो जब बाहर फील्ड जीरो है तो कितना वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम क्या है, एक सिलेंडर टाइप है, पाई ए स्क्वायर है, उसी के अंदर है. सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। बिल्कुल सेम थिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए थे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिनॉइड से डिवाइड करते हैं, दैट इज पाई ए स्क्वायर एल, सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई ए स्क्वायर एल आई स्क्वायर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिनॉइड, जितने के अंदर वॉल्यूम में है ये। सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाय 2। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ ऊपर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। वाह, कुछ अच्छा चीज आ गया। एंड व्हाट इज म्यू नॉट एन आई? इट्स अ मैग्नेटिक साइड। मैंने क्या किया, यहाँ के बाद हमने इसको ऊपर और नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया, तो क्या म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर, नीचे हो गया 2 म्यू नॉट। अब इसको दिस इज म्यू नॉट एन आई होल स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, सो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आ गया b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मैग्नेटिक एनर्जी b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। Although I have proved it for solenoid, but it is applicable for all types of current carrying wire and loop। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। हो गया, फटाफट करो, टाइम हो रहा है, मिटाते हैं इसको। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। A solid long current carrying cylinder। क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी stored, find magnetic energy stored per unit length by a solid long current carrying wire having current density J and radius equal to A। क्वेश्चन क्लियर है? हमारे पास एक लॉन्ग सॉलिड करंट कैरिंग वायर है, इट्स लॉन्ग, इसका रेडियस ये है, इस सॉलिड है, सॉलिड है मीन्स हम लोग बात करें करंट पर यूनिट एरिया दैट इज J। ठीक है, मान से करंट जा रहा है, तो क्रॉस सेक्शन मीन्स ऐसा, मैंने आपको हिंट कर दिया। देन यू हैव टू फाइंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ। फटाफट करो, मैं इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, फटाफट। सब दिख रहा है? दिख रहा है। हो गया, चलो मैं करता हूं। अब हमको यहाँ पे रिजल्ट क्या कैसे करेंगे, ऐसा हम लोग स्फीयर के लिए निकाले थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बिल्कुल सेम थिंग किए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पर डिराइव किए थे, एनर्जी डेंसिटी बताए थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, और अगला क्वेश्चन दिए थे हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज, उसके अंदर निकालो कितना एनर्जी स्टोर्ड है, राइट। अब वहाँ पे आया था 0.1 के स्क्वायर, वो हम पहले आपको बताए हुए थे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था। सेम थिंग यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। ओके, इसका क्वेश्चन व्यू बनाते हैं। क्वेश्चन व्यू क्या है, ये इसमें मान ली हर जगह करंट ऐसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है, करंट डेंसिटी J मींस करंट पॉइंट एरिया इज J। अब हमको इसके इसमें एनर्जी स्टोर निकालना है। एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम क्या है, B² बाय 2 म्यू नॉट।
अब बताओ इसके अंदर हर जगह बी सेम या अलग अलग? अलग अलग हम लोग पढ़ चुके हैं एम्पियर्स लॉ में। अगर हम इससे आर डिस्टेंस जाते हैं, बी होता है म्यू नॉट जे आर बाई टू। सो अगर हम इससे एक्स पे जाके एक स्मॉल सेक्शन लेते हैं डीएक्स का, एक क्रॉस सेक्शन है, जिसके लिए यहां पे समझो कि हम एक्स पे जाके एक एलिमेंट ले रहे हैं डीएक्स का, और इस पूरे लेंथ में, राइट? सो करंट पूरा इससे जा रहा है, तो इस पॉइंट पे फील्ड क्या है? म्यू नॉट जे एक्स बाई टू। फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट जे एक्स बाई टू। सो यहाँ जो बी होगा वो होगा म्यू नॉट जे आर बाई टू था अंदर, आपको अगर याद होगा, म्यू नॉट जे एक्स बाई टू। सो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी दैट इज यू बाई वी, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सॉरी, बाई टू म्यू नॉट। सो यहां से आ जाएगा 8 बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। सो इसका स्क्वायर में आया 4 बाई टू। सो ये एक म्यू नॉट कैंसिल हो गया। सो एनर्जी डेंसिटी आ गया म्यू नॉट जे स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 8। मीन्स हर एक्स पे अलग अलग एनर्जी डेंसिटी है भाई, मतलब इसके अंदर हर पॉइंट पे एनर्जी डेंसिटी सेम नहीं है। सो हमें टोटल एनर्जी अगर निकालना है लेंथ 1 मीटर लेंथ में, सो वी हैव टू इंटीग्रेट, राइट? सो हम निकालते हैं कि यहाँ पे अगर हम इस स्मॉल इसमें अगर 1 मीटर लेंथ लेते हैं, ऐसा अगर हम 1 मीटर लेंथ लेते हैं, उसका वॉल्यूम क्या होगा? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट जे एक्स बाई टू है, तो इसमें स्मॉल मतलब ये है जो हमने एक्स पे जाके एक डीएक्स का लिया है, अब इसका 1 मीटर ले रहे हैं। मेरा फिगर तो माशाल्लाह बनता है, हमको पता है। ये हमारा डीएक्स है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? देखो एरिया क्या होगा? 2 पाई एक्स डीएक्स। यहाँ पे जितने भी रिंग वन उसका एरिया क्या है? 2 पाई एक्स डीएक्स, और लेंथ है 1 मीटर। हमने पूछा है पर मीटर लेंथ, तो लेंथ क्या है? 1 मीटर। तो डी भी क्या होगा? एरिया 2 पाई एक्स डीएक्स इंटू 1। ये समझ में आया कि नहीं? हो गया, काम तो खत्म हो गया अगर आप ये समझ लिए तो। हमने एक्स का एलिमेंट लिया है डीएक्स। देखो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग था, तो हम मान सकते हैं कि ये बहुत छोटा डीएक्स थिकनेस है, तो इस डीएक्स में मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो इस स्मॉल रीजन में इसका एरिया क्या होगा? 2 पाई एक्स इंटू डीएक्स, और इसका लेंथ है 1, सो 2 पाई एक्स डीएक्स इंटू 1 दैट इज अ वॉल्यूम। सो डी यू विल बी म्यू नॉट जे स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 8 इंटू 2 पाई एक्स डीएक्स। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। एक्स कहां से कहां तक? 0 से लेकर a तक। कितना लिमिट आ रहा है? कुछ देखो उस कैलकुलेशन मिस्टेक ना करते हैं, उसी का डर रहता है। सो u इक्वल टू म्यू नॉट जे स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 पाई एक्स डी एक्स बाई 8 एक्स फ्रॉम 0 टू a, राइट? कांस्टेंट को बाहर लो, म्यू नॉट जे स्क्वायर 2 पाई बाई 8, बचा क्या? एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स फ्रॉम 0 टू a, बट x4 बाई 4, सो a4 बाई 4 इतना आपको आता है, हमको पता है। सो इट्स अ पाई म्यू नॉट जे स्क्वायर बाई 4 इंटू a4 बाई 4 इज इक्वल टू पाई म्यू नॉट जे स्क्वायर a4 बाई 16। दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ। फटाफट छापो, नीचे 16 आपको दिख नहीं रहा है।
सो यू कितना आया मेरा, मैं रियल लिख रहा हूं फिर से, यू एच पाई म्यू नॉट जे स्क्वायर A4/16. Basically this is energy per unit length. This is energy stored per unit length. Yeah, this is in 1 meter. 1 मीटर लेंथ में है पाई म्यू नॉट जे स्क्वायर A4/16. फटाफट छापिए, कोई दिक्कत? अगर L लेंथ में पूछेगा तो इसको L से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो विल फाइंड एनर्जी स्टोर इन L लेंथ. अब इस पे बहुत सारा कर सकते हैं, मैं नहीं करवा रहा हूं, मेथड सेम रहेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ लिया, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ लिया, फ्लक्स इज L इंटू आई, फिर एनर्जी स्टोर इंडक्टर हो गया हाफ LI स्क्वायर, मैग्नेटिक एनर्जी हो गया B²/T नोट. बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टर्म पढ़े हैं नहीं. अब नेक्स्ट आते हैं सर्किट थ्योरी. थोड़ा समझते हैं, अभी बेसिक पढ़ेंगे, फिर बाद में डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे. टाइम बचा है क्या? ओके, ये लोग तो कंप्लीट हो सकता है. सर्किट थ्योरी देखो सिंपल समझते हैं. एक हमारे पास इंडक्टर है, ये सिंबल है इंडक्टर का, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है. चलो अब मान लें कि I बढ़ रहा है, I क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. हम मानते हैं ऐसा लूप है, समझो चीजों को समझो, ऐसा है. मीन्स यहाँ पे करंट ये हो रहा है, इन कर रहा है इस तरह से. ठीक है, इससे करंट इन किया, ऐसे आउट हुआ, और इस तरह से I बढ़ रहा है. सो अब बताओ, अगर I बढ़ रहा है मीन्स इस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है, हाँ नहीं. अगर I इंक्रीज कर रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर इंक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन में. सोनाइड मानते हैं, इंडक्टर सोनाइड बना हुआ है इधर. इसमें कोई दिक्कत नहीं. अब अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ जो इंड्यूस करंट होगा वो चाहेगा इसको अपोज करना, मतलब वो उधर देगा फील्ड, या वो क्या चाहेगा, इस करंट को घटा दें, मतलब इस डायरेक्शन में जो फ्लक्स है उसको हम डिक्रीज कर दें. वो यही चाहेगा ना. अब भी जो इधर बढ़ रहा है वो इसको चाहेगा डिक्रीज करना, मींस वो इस अभी कॉज क्या, इस करंट का बढ़ना, वो इस करंट को डिक्रीज करना चाहेगा. मींस इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो कैसे फ्लो करेगा, कोई डायरेक्शन में. इंड्यूस्ड करंट इधर फ्लो करेगा. अब इंड्यूस करंट खुद के कारण हो रहा है, इट एक्ट्स लाइक अ सेल. तो सेल में करंट जाता है नेगेटिव टर्मिनल टू, सेल के अंदर क्या आता है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव. मींस ऐसा, ये ऐसा सेल बनेगा. सो अगर अब ये इंडक्टर है तो उसमें अगर हमको सेल से रिप्लेस करना है तो ऐसा होगा. मींस यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाके पोटेंशियल डिक्रीज करेगा. मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ. ऑल्दो मैं आपको इतना समझने की जरूरत नहीं, आपको हम बता देंगे तो एक तरीका सारा सब बन जाएगा. बट अभी आप मैं फिर से समझा रहा हूँ. यहाँ पे करंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, हम लेंस लॉ समझते हैं. सो यहाँ पे इंडक्शन होगा, खुद के करंट का इसमें क्या इंडक्शन होगा हमको देखना है. इसमें कॉज क्या है, करंट का बढ़ना, और करंट को डिक्रीज करना चाहेगा. जब इस करंट को डिक्रीज करना चाहेगा मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा. जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा मतलब इसमें जो करंट जा रहा था उसके अपोजिट में आना है. और हमको पता है कि खुद एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, खुद एक सेल बन रहा है, तो सेल में करंट फ्लो करता है. सेल के अंदर करंट क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा. अरे भाई इसमें करंट जा रहा है ए से बी और ये करंट बढ़ रहा है. कॉज क्या है, करंट का बढ़ना. उसको घटाना चाहेगा मतलब इंड्यूस करंट जाएगा B to A, तो इंड्यूस करंट आना है B to A, और ये एज ए सेल काम कर रहा है. भाई इसी में तो इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है.
ये खुद एक एमएफ इंड्यूस हो रहा है इसके क्रॉस, एक सेल बन रहा है और उसके कारण इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। तो इनसाइड सेल करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, सो करंट आएगा B2A। आराम से हम कर सकते हैं, करंट जब B2A आएगा मतलब ये हायर है, ये लोअर है। अगर इसी केस में इसको मिटा दो, सो आपको सेंस ये देखना है। मान लीजिए अभी भी आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब करंट डिक्रीज हो रहा है, आई डिक्रीज हो रहा है। सो यहां पे कॉज क्या है, आई का डिक्रीज होना। सो इंड्यूस करंट की तरफ फ्लो करेगा, उसको बढ़ाना चाहिए सेम सेंस में। अरे हाँ नहीं, इंड्यूस करंट यहाँ पे कॉज है आई का डिक्रीज, मतलब इस डायरेक्शन में मान लीजिए ऐसे करंट जा रहा था ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में फील्ड को डिक्रीज कर रहा है। अब मेरा इस डायरेक्शन में फील्ड जो है डिक्रीज हो रहा है, ये दिस डिक्रीजेज। तो इसको इंक्रीज करना चाहेगा, मींस इसको सपोर्ट करेगा, उस सेम सेंस में करंट फ्लो करवाएगा। तो अगर सेम सेंस में करंट फ्लो कराएगा, करंट इनसाइड सेल फ्रॉम लोअर टू हायर टर्मिनल, सो दिस मींस ऐसा बनेगा। सो अब भी जो होगा इक्विवेलेंट टू दिस। और कितना एफ इंड्यूस होगा हमको पता है कि मैग्नीट्यूड होगा LdI/dt, फ्लक्स है L into I। माइनस इज फॉर साइन, तो हमको पता है ये लोअर है ये हाई, हम लेंस लॉ से निकाल लिए, सो LdI/dt। ओहो कंफ्यूज कर दिया। चलो अभी ये नहीं लिख रहे हैं, वैसे हम इतना लिख रहे हैं कि करंट डिक्रीज कर रहा है, ये होगा लोअर पे, ये होगा हायर पे, राइट। अगर करंट डिक्रीज करेगा तो लोअर पे कौन होगा A, हायर पे कौन होगा B। अब मैं आपको एक सिंपल टर्म बताता हूँ, ये हम समझ गए लेंस लॉ से कि कौन हायर पे कौन लोअर पे। अब इतना अकल नहीं लगाना है, क्वेश्चन करने में क्या करना है, सिंपल मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, उसी को फॉलो करना है। इफ वी मूव in direction of current across inductor, then potential decreases by always decreases by LdI/dt ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। खुद के कारण हमेशा पोटेंशियल LdI/dt से डिक्रीज करेगा। Here put dI/dt with sign. Put dI/dt with sign. So potential decreases by LdI/dt। अब सिंपल बताओ इस केस में, I है और I इंक्रीज कर रहा है, मीन्स डी/dt क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। सो हम लिखते हैं वी आर मूविंग इन, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में पढ़े थे ना, कैसे करंट था और ये करंट I रेजिस्टेंस R क्या करते थे, VA माइनस IR इक्वल टू VB। सिंपल। हम क्या करते थे, अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट में जाते थे पोटेंशियल IR से डिक्रीज करते जाते थे, यही तो करते थे रेसिस्टर में। सो यहाँ भी सेम थिंग करेंगे। इफ वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर विल राइट VA माइनस LdI/dt, बस माइनस करते जाना है। सो व्हाट वी गॉट, VA माइनस VB इक्वल टू LdI/dt। और यहाँ पे डी/dt पॉजिटिव है, तो ये टर्म पॉजिटिव है, मींस A हायर पे है और B लोअर पे है इस केस में, बिकॉज I इंक्रीज कर रहा है, राइट। ओके, अब मान लीजिए ऐसा है, I डिक्रीज करता है। सो इस केस में डी/dt क्या होगा, नेगेटिव। I अगर डिक्रीज कर रहा है मीन्स डी/dt नेगेटिव। चलो फिर से लिखते हैं, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, VA माइनस LdI/dt
that is equal to VB. So VA minus VB is equal to LDI by dt. अब यहाँ पे डी क्या है? निगेटिव. मैंने पहले कुछ मत देख, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिंपल बोला इफ यू मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीज बाय दिस. जैसे हम करते थे रेसिस्टर में कि माइनस आई आर कर देते थे, यहाँ पे कर देंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी एंड विल पुट डी आई बाई डी टी विथ साइन. सो यहाँ पे वी माइनस वी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. नाउ हियर डी आई बाई डी टी इज दिस टर्म इज नेगेटिव. Here this term is negative, so this whole term will be negative. Means here VA is less than VB. So ये कैसा बनेगा? ऐसा. यही तो आया था अभी यही तो आया था. कोई डाउट नहीं? सो जब आप सर्किट सॉल्व करोगे तो इतना अक्ल नहीं लगाना है, लेंस लॉ नहीं लगाना है. सिंपल जैसे रेसिस्टर में करते थे, करंट के डायरेक्शन में आई आर से डिक्रीज करते आते थे, सेम थिंग यहाँ पे इन डायरेक्शन ऑफ करंट विल डिक्रीज पोटेंशियल बाय एल डी आई बाई डी टी. दैट्स इट. क्लियर? क्वेश्चन करते हैं. चलो सिंपल करते हैं कि करंट है 5 एम्पियर एंड एट दिस इंस्टेंट डी आई बाई डी टी इज 2 एम्पियर पर सेकेंड. ये है 6 हेनरी, ये है 8 ओम. ये पॉइंट बी है. क्वेश्चन इज फाइंड VA माइनस VB. You have to find VA minus VB. $70 volt, 52 volt, 28 volt, minus 52 volt. You have to find VA minus VB. इस इंस्टेंट पे करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, क्योंकि करंट लगातार चेंज कर रहा है. बट एट दिस इंस्टेंट हैव बीन गिवन आई 5 एम्पियर एंड डिवाइडेड इज 2 एम्पियर पर सेकेंड. देन फाइंड VA माइनस VB. हो गया सिंपल. हम ए से बी जाएंगे जैसे जाते थे. हम शुरू किए VA माइनस एल डी आई बाई डी टी और लिख लेते हैं माइनस आई आर इक्वल टू VB. सो VA एल कितना है 6 डिवाइड डी प्लस 2 दिया हुआ क्वेश्चन मतलब 2 प्लस 2 है माइनस आई कितना है 5 आर कितना है 8. तो गया VA माइनस 52 इक्वल टू VB. सो VA माइनस VB 52. क्या दिक्कत है? लोग परेशान रहते हैं. मैंने बहुत सिंपल से करवाया. अब कितना भी रेसिस्टर इंडक्टर डालेंगे सेम थिंग करते रहेंगे. एक और करते हैं, एक और. Ohm, 5 Henry, 8 ohm. At this instant, current is 8 ampere and dI/dt in this is minus 2 ampere per second. Question is find VB minus VA. Find VB minus VA. You have to find VB minus VA. फटाफट कीजिए, फटाफट. हो गया. सेम मेथड.
आसान क्या था, पूछा V माइनस बी है, बट हमेशा मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इट ऑलवेज इजियर टू मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट। सो हम A से B जा रहे हैं, A से स्टार्ट किए, VA माइनस I इंटू आर माइनस L, चलो वही करते हैं, DI/dt माइनस I इंटू आर इक्वल टू VB। So VA minus 48, L divided minus 2, you have to put with sign, minus 64, that is equal to VB. So VA minus 48 minus 64 minus 112, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 10 इक्वल टू VB. So VA minus VB इक्वल टू 112 minus 10, 102. कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। सो हमने पूछा क्या, भी माइनस डी है, तो आंसर क्या होगा, माइनस 102। क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट एक और करते हैं। Okay, let's assume current flow in this direction. This current is 15 ampere, here current is 10 ampere, and here di/dt is, मान ली कुछ करंट I2 है, so di2/dt, and here di1/dt, ये कुछ करंट I1 है, -4 एम्पियर पर सेकेंड, ये कुछ I3 है, okay, so you have to find VA minus VB, ऑप्शन ए। You have to find VA minus VB, फटाफट करते हुए मैं भी कर रहा हूँ। You have to find VA minus VB, फटाफट फटाफट। यहाँ करंट I1 है, इसमें करंट इधर गया I2, इधर करंट गया I3। हो गया सिंपल। I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, I1 कितना है 15, I2 है 10, इट विल बी 5 एम्पियर। सो I3 इज 5 एम्पियर। अब लिखते हैं VA, यहाँ दिखेगा, शुरू करते हैं VA माइनस IR, जहाँ करंट 15 रेजिस्टेंस 5 माइनस L
di1/dt it's -4 minus I2 I3R I3 is 5 R is 8 minus L di3/dt this इक्वल टू VB। अब क्या बचा है, सब टाइम पास है। VA -75 प्लस 40 -40 plus 30 is equal to VB. So this got cancelled. What we got? VA -45 equal to VB. So VA minus VB is 45. Now you can also find VA minus VC. मैं नहीं करवा रहा हूँ, आपको मैंने कर लेना। ओके सो हमने बेसिक सर्किट करवा दिया। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस करेंगे। जो इंडक्टर पैरेलल में हो, सीरीज में हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर करेंगे उसका, विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, और उसका करेंगे LR सर्किट में, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड रेसिस्टर। आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको RC करवाया था, काफ़ी टाइम दिया था, बिल्कुल सेम टाइप है। मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बस एक एक क्वेश्चन करा के निकल जाऊंगा। तो आप अगले क्लास में RC को ढंग से रिवाइज करके आना, मतलब समझ में आएगा। मैं बहुत फास्ट खींचूंगा, ठीक है? ओके, बाय बाय।